हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, हमारा फुल रिवीजन की सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी की, और इससे पहले जो हमारा फुल रिवीजन था वो हमारा गवर्नमेंट स्कीम फ्लैगशिप स्कीम का था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फुल रिवीजन इन्वायरमेंट इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया था, और फुल रिवीजन में जो भी चीज़ें अपडेट हैं, जो चीज़ें एक साल में नई हुई हैं, ओके फ्रेंड्स, उसको भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है। आप जानते हैं मेरी वीडियो लंबा करने की आदत नहीं है। कम वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा मकसद होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है। मैं आपको पहले सिलेबस जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है वो बिल्कुल सिलेबस की तरह होता है। तो एनवायरनमेंट इश्यूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, यही टॉपिक है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और हमारा फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का ये टॉपिक, ये फुल रिवीजन इसका हो चुका है, और मैंने आपको इसके लिए क्वेश्चंस भी आपके लिए करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे जिसमें हम लोग को इसमें पढ़ना है, इसमें हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेटलैंड, ओशन एसिडिफिकेशन, और जो स्टेप्स जो इंडिया और वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, है ना दोस्तों, जो इंटरनेशनल स्तर पे और भारतीय स्तर पे जो स्टेप्स लिए गए हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे, बाकी सब चीज़ें हम लोग बची हुई पार्ट 2 में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड रेन की। दोस्तों, एसिड रेन क्या होता है? जब बारिश का पानी का पीएच क्या होता है जानते हैं? पीएच जो होता है वो हमारा जो रेन में जो एसिडपन होता है, अम्ल बोलते हैं उसे, और बेसिक और एसिडिक, उसकी मात्रा को डिसाइड करता है। जैसे आप ध्यान रखिए, पीएच जो होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, और बीच में होता है 7। तो जो 7 होता है वो प्योर वाटर का होता है, वो ना तो बेसिक होता है और ना तो एसिडिक, प्योर वाटर का होता है। 7 से कम अगर है तो उसे बोलते हैं एसिडिक, और 7 से बड़ा जो होता है उसे हम बोलते हैं बेसिक। 14 मैक्सिमम यूनिट होती है पीएच की। ओके फ्रेंड्स, तो पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम है तो वो रेन माना जाएगा, वो एसिड रेन है। एसिड रेन जो होता है ज़्यादातर ये फॉसिल फ्यूल, जो जली हुई चीज़ें होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, फॉसिल फ्यूल जो होता है उसके बर्निंग से होती है, उसके जलने से होती है। ओके फ्रेंड्स, और उसके जलने से निकलता क्या है दोस्तों? SO2 निकलता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जो कि एसिड रेन जिनकी वजह से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस होती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जब हमारे खून में जाती है तो खून में वो हमारे हेमोग्लोबिन से मिलके, हमारे जो हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है हमारे खून में, कि वो ऑक्सीजन को हमारे खून में कैरी करता है। तो अगर आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया तो वो क्या करता है, हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है ना, पोटेंशियल होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। फिलहाल कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 ये भी एसिड रेन का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इनकी जो मतलब जो एसिड रेन करने की क्षमता होती है वो SO2 और ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन से कम होती है। इसीलिए जो मेन गैसेज जो एसिड रेन करवाती हैं उसको हम कहते हैं SO2 या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड्स, एसिड रेन जो दोस्तों हमारा होता है, ये हमारे जो ज़मीन पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो असर डालता ही है, साथ साथ जो पानी में जो जानवर रहते हैं, पानी में जो टेरेस्ट्रियल एक्वेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी इस पे असर पड़ता है। और जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर भी दोस्तों एसिड रेन का असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको बताएंगे इसमें एसिड रेन देखिए होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कुछ इंडस्ट्री वगैरह जल रही है। ओके फ्रेंड्स, धुआं वहाँ से निकल रहा है। जब धुआं निकलेगा तो उसमें से SO2 निकलेगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। ये SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये हवा में जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और मान लीजिए बारिश हो रही है। ओके फ्रेंड्स, पहले क्या करें, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ये उससे मिल जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए बारिश होती है, जब ये तीनों मिलेंगे, SO2 ऑक्सीजन और बारिश मतलब वाटर, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ऑक्सीजन और पानी, ये तीनों मिलेंगे मान लीजिए, तो हमारा बनता है H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एसिड रेन करवाते हैं। और ये जो एसिड रेन जब करवाते हैं तो ये जो हमारे नीचे आते हैं, हमारे प्लांट्स में जब आते हैं, तो ये प्लांट्स को हमारे बर्बाद कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे एसिड रेन हमारे प्लांट्स, पौधों को नुकसान पहुंचाता है।
एसिड रेन की जो रिपोर्ट सबसे पहली बार देखी गई थी दोस्तों, वो बॉम्बे में देखी गई थी 1974 में, इंडिया की बात करें तो। और जो एसिड रेन का सोर्सेज जो होता है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होता है, या हम बायोमास को बर्न कर रहे हैं, या जंगल में आग लग रही है, या पावर प्लांट जहाँ बिजली बनती है, तो वो सब जो है एसिड रेन का सोर्स है। मतलब एसिड रेन वहाँ से गैसेज ऐसी निकलती हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। दोस्तों लीचेन और गार्डन पी, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीचेन और गार्डन पी दो ऐसे बायो इंडिकेटर हैं, मतलब कि प्रकृति में पाए जाते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एसिड रेन का दोस्तों इसको दोस्तों एसिड रेन कर लीजिएगा, एयर नहीं, एसिड रेन कर लीजिएगा, ठीक है। एसिड रेन जो होता है हमारे कृषि को, हमारे पौधों को, हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे जो पौधे होते हैं इनको ग्रोथ नहीं होने देता, क्योंकि जो ग्रोथ होने के लिए, प्लांट के बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इस न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देता है। कौन? एसिड रेन। दोस्तों ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में, ह्यूमन्स में ये सांस की बीमारी का भी एक कारण बनता है। ओके फ्रेंड्स, जो मान लीजिए जो पानी की पाइपें होती हैं दोस्तों, जैसे पानी जाता है वो उसमें जंग लग जाता है, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। और ये हमारे बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि ताजमहल का आपने केस पढ़ा होगा, ताजमहल में एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो पूरा संगमरमर है वो पीला पड़ गया था, जिसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा टॉपिक आता है ओशन एसिडिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट इशू है पूरी दुनिया में। ओशन एसिडिफिकेशन मतलब क्या आता है? जो ओशन है वो एसिड हो गया है, और ये होता किसकी वजह से? CO2 गैस की वजह से होता है। दोस्तों इसे हम ग्लोबल वार्मिंग का ट्विन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी होता है मैक्सिमम CO2 की वजह से, और ओशन एसिडिफिकेशन भी होता है CO2 की वजह से, इसलिए दोनों को भाई बहन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओशन एसिडिफिकेशन होता है क्या दोस्तों? जब ओशन वाटर का pH बहुत कम हो जाए, जब pH बहुत कम हो जाता है तो वो ओशन जो है एसिड बन जाता है, मतलब वहाँ पे उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ओशन का एसिडिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप जो हवा है जो उसमें CO और CO2 की मात्रा कम हो जाए, उसमें उसको रोकना ही हमारा मकसद होगा, तभी हम ओशन एसिडिफिकेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये CO2 पानी में आएगा, तो पानी में ये सब CO2 मिल जाएगा तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होता है ये जब टूटता है ना आयंस में, तो एक बनता है बाई कार्बोनेट आयन, और देखिए इसमें से H+ अलग हो जाता है। यही जो H+ होता है यही जो है पानी ओशन में जो है एसिडिफिकेशन का कारण बनता है। दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जहाँ पे ओशन ज़्यादा मतलब ओशन में ज़्यादा एसिड है, मतलब ओशन वाटर जहाँ पे ज़्यादा एसिड है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कम है। और कैल्शियम कार्बोनेट की कमी की वजह से जो ये बहुत समुद्रों में जो जीव रहते हैं उन पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो कोरल रीफ्स वगैरह बनती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं इन ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी से ये हमारे जो समुद्र के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, कोरल रीफ्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ओशन एसिडिफिकेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मेनली किसकी वजह से बढ़ती है? ग्रीन हाउस गैसेस से बढ़ती है, और जिसमें सबसे बड़ी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। दोस्तों ओजोन लेयर, पहली बात क्या होता है? ओजोन लेयर जो होता है ये हमारी जो अर्थ की काफ़ी लेयर होती हैं, जिसमें हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीसोफेयर होता है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ाया है मैंने आपको। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर दोस्तों होता है वहाँ पे होती है ओजोन लेयर। ओके फ्रेंड्स, और जो ओजोन लेयर होती है उसका फॉर्मूला होता है O3, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, ओजोन बनती कैसे है? बेसिकली जो हमारे जो सूरज होता है उससे निकलती है यूवी रेज। सूरज क्या होता है? सूरज से निकलती है यूवी रेज, और वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है वो ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो जब ये ऑक्सीजन गैस में यूवी रेज जब आके मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में, और ये इसी वजह से देखिए, ध्यान रखिए कि जो सूरज से जो यूवी रेज निकल रही है वो ऑक्सीजन से मिलके ओजोन लेयर बना दे रही है, और ये फिर जो ओजोन लेयर बन रहा है ये फर्दर जो है यूवी रेज को अपने पार नहीं होने देता है, और इसकी वजह से जो यूवी रेज जो होती हैं वो हमारे अर्थ पे अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जो यूवी रेज होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है हमारे लिए, और हमारे साथ साथ जितने भी प्लांट और पौधे हैं, प्लांट और जानवर हैं, उन सब के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे अंदर स्किन कैंसर कर सकती है, प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, ये हमारे आँखों को नुकसान पहुँचाती है। ओके फ्रेंड्स,
ओजोन लेयर जो होता है इसका काम होता है यूवी रेस को रोकना, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकना। और जब ओजोन लेयर में होल हो जाता है तो यूवी रेज उसको पार कर जाती हैं और इसे बोलते हैं हम लोग ओजोन होल। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ओजोन होल देखा गया है वो अंटार्कटिका में देखा गया है, उसके बाद आर्कटिक में और उसके बाद तिब्बतन प्लेट्यू में। ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण कुछ गैसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए HCFC, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरिन गैस। ओके फ्रेंड्स, ये AC और रेफ्रिजरेटर से गैस निकलती है। उसी तरह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन SCFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। दोस्तों इसका एग्जांपल है फ्रियोन। फ्रियोन जो है CCl2F2, ये भी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो कि AC और फ्रिज से निकलती है और ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करता है। और जितने हैलोजेंस हैं जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये हैलोजेंस बोलते हैं इनको, ये भी ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करते हैं। आप गौर करिए दोस्तों, ज़्यादातर जो गैसेज हैं वो रेफ्रिजरेटर से निकल रही हैं, मतलब कि आपके AC और रेफ्रिजरेटर जो चीज़ ठंडा करती है उनमें वही ये गैस निकालती हैं और जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करता है। अब क्योंकि अंटार्कटिका में पहले से ही बर्फ़ होती है तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो होल है वो कहाँ पे है, वो ओजोन में है, वहाँ पे है अंटार्कटिका में। ओजोन लेयर जो नापा जाता है वो दोस्तों वो नापा जाता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फिल्टर ओजोनोमीटर, जिसे हम M83 भी कहते हैं, उससे ओजोन लेयर की इंस्ट्रूमेंट है ओजोन कितना है। ओके फ्रेंड्स, हर साल 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन जो है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था, जो कि ओजोन लेयर जो डिप्लीशन कर रहे हैं सब्सटेंस, उन सब्सटेंस को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। उसके बाद 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली एग्रीमेंट आया था दोस्तों। इस सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए, तो उसमें ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए AC फ्रिज है या कूलिंग प्लांट है, वहाँ से CFC निकली, ये CFC गई ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में, फिर जब UV रेज इसे टकराई, ओके फ्रेंड्स, तो इससे क्लोरीन अलग हो गया। जब क्लोरीन इससे अलग हुआ, वहाँ पहले से ही ओजोन लेयर है, ये क्लोरीन ओजोन लेयर बन के बन जाते हैं CLO, और फिर CLO जो होता है ये फिर से वहाँ पे ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके ये बन जाता है, क्लोरीन अलग होता है और फिर से जो है ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो आप गौर करें दोस्तों, यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कुल मिला के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। तो कुल मिला के क्या हुआ, ओजोन खत्म होकर किस में हो गई, ऑक्सीजन में खत्म हो गई। तो ओजोन क्या हो रहा है, डिप्लीशन। अब अगर गौर करेंगे आप तो एक क्लोरीन जो ओजोन लेयर से रिएक्ट किया था वो दोबारा फिर से जनरेट हो गया, मतलब कि एक क्लोरीन जो है वो कितने कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, इसलिए बहुत खतरनाक है। एक CFC मॉलिक्यूल कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है और बहुत ज़्यादा डिप्लीशन कर सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1984 के बाद 1997 में कितना ज़्यादा डिप्लीशन हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता दिएगा अगर कोई चीज़ आपको लोग समझ में ना आ रही हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए जब आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगे, जब अर्थ का टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है तो वो जिस प्रोसेस से होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों ये होता कैसा है, दो चीज़ आनी है। जब कोई बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वो जो इंफ्रारेड रेज निकालती है, ओके फ्रेंड्स, वो होती है लो वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज, और जो बॉडी कम गर्म होती है वो निकालती है हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज। तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो लो वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज को तो पार होने देता है, लेकिन जो हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज होती हैं उसको पार नहीं होने देता। अब होता क्या है, देखिए जो सूरज होता है वो ज़्यादा गर्म होता है तो इसीलिए वो निकालता है लो वेवलेंथ, और जब वो सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ भी गर्म हो जाता है, क्योंकि अर्थ सूरज से कम गर्म है तो इसलिए वो निकालता है हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लो को तो पार होने देता है लेकिन हाई को पार नहीं होने देता। इसी वजह से जो अर्थ से जो हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाती है, और जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर, हमारे अर्थ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप देखिए कार में बैठे होंगे ना, शीशा बंद करके बैठिए तो क्या होता है, अंदर गर्म हो जाता है ना, क्योंकि अंदर वो बन जाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। ओके फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लाइमेट चेंज।
तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस के कारण, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन सी हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस होता है? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, PFC, SFC और SF6। ये सब गैसेज जो हैं इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती हैं। इनमें सबसे जो ज़्यादा गैस है जो काम करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद है मीथेन। ये दो गैसें सबसे टॉप की हैं जो कि ग्रीन हाउस का कारण बनती हैं। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस करती है, तो उसमें है वो बिजली बनाने वाला पावर स्टेशन है, क्योंकि बिजली जो बनती है वो कोयले से बनती है और कोयला कार्बन से बना होता है, तो सबसे ज़्यादा CO2 वही निकालता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है? भाई सी का, समंदर का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और जब पिघलेंगे तो समंदर का लेवल बढ़ेगा, स्नो पीक्स क्या होंगे? मेल्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, जब समंदर गर्म हो जाएगा तो जो समंदर के जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे। रेन पैटर्न में वेरिएशन आ जाएगा। जो प्लांट के जो एनिमल्स हैं, प्लांट के जो पौधे, मतलब समंदर में जो पौधे होते हैं इसमें मतलब प्लैंकटन, वो सब लॉस हो जाएंगे और कोरल रीफ्स पे भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ओशन का एसिडिफिकेशन होगा, और जब ओशन का एसिडिफिकेशन होगा तो कोरल रीफ्स पे भी असर पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, परंतु वो एंडेमिक हैं। परंतु वो क्या है? एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो केवल वहीं पाई जा रही हैं और कहीं जगह पाई और कहीं वो पाई नहीं जा रही हैं। ओके फ्रेंड, मतलब उसी जगह पाई जा रही हैं और सब और बहुत अच्छी तरह से पाई जा रही हैं, तो इसीलिए उन पर खतरा होता है, क्योंकि अगर वहाँ वो ख़त्म हो गई तो और जगह तो पाई नहीं जा रही हैं, तो इसीलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए उस एरिया को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो लाया था ये नॉर्मन माइजर ने लाया था 1988 में। उन्होंने कहा था कि दो डेफिनेशन दी थी कि अगर हम किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पहली बात है ये है कि किसी भी एरिया में अगर 1500 वस्कुलर प्लांट्स पाए जा रहे हों और जो कि एंडेमिक हों, मतलब ऐसे प्लांट्स 1500 स्पीसीज़ जो कि कहीं और पाई नहीं जा रही है, और उनमें से भी 70% जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और 30% जो है वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो ऐसे एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये दो डिफिनेशन दी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये दो डिफिनेशन दी थी नॉर्मन माइजर ने। दोस्तों पूरे दुनिया की बात करें तो दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 हैं। उसमें ईस्टर्न हिमालयाज़ है, इंडिया बर्मा है, इंडिया बर्मा और पूर्वांचल जो हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड। ओके फ्रेंड्स, तो वेस्टर्न घाट्स हमारा और श्रीलंका एक में है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और सुंडालैंड जिसमें हमारा अंडमान निकोबार का आइलैंड है। ओके फ्रेंड्स, और अगर इंडिया के बाहर की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सब जो है इसमें आता है। इंडो बर्मा और पूर्वांचल हिल्स जो कि हमारे इधर सारे नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, तो वो भी जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल, ये भी हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये मैप है। अब बात करते हैं दोस्तों वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड वो लैंड जिसके ऊपर पानी रहता है, तो उसे हम बोलते हैं वेटलैंड। मतलब वो लैंड क्या है? गीला है। जैसे कि हमारा कहीं पर स्वैम्प है, मतलब कीचड़ है, पॉन्ड है, या लेक, ओशन है, डेल्टा है। ओके फ्रेंड, वो सब जो है दोस्तों क्या है? वो सब वेटलैंड कहलाता है। अब वेटलैंड जो है, जो हमारे ऐसे वेटलैंड जो इंटरनेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम बोलते हैं रामसार साइट। ओके फ्रेंड्स, वर्ल्ड का वेटलैंड डे दोस्तों मनाया जाता है 2 फरवरी को, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन रामसार कन्वेंशन का सिग्नेचर अडॉप्शन हुआ था 2 फरवरी को 1971 में। और रामसार कहाँ है? रामसार एक प्लेस है जो कि है ईरान में। दोस्तों रामसार एक सिटी है जो कि ईरान में है। 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था वेटलैंड्स पे। ओके फ्रेंड्स, इसका मिशन ये था कि हमें जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना है और उनका यूज़ सस्टेनेबली करना है। सस्टेनेबल मतलब ये है कि अभी तो हम ऐसा यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा यूज़ ना करें ताकि फ्यूचर वाले को भी इससे कोई मतलब फ्यूचर वाले भी इससे कोई उनको कोई फ़र्क ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ा कहाँ पे है? वो बोल्विया, साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट एरिया है रामसार कन्वेंशन का, ध्यान रखिएगा। और लगभग पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 2300 रामसार साइट्स हैं। सबसे पहले जो रामसार साइट थी वो कोबोर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में थी, जो कि 1974 में बनाई गई थी।
और कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूके में है और उसके बाद मैक्सिको में है। और सबसे बड़ी जो साइट्स है दोस्तों वो है आपकी कॉन्गो में, जिसका नाम है निगेरी टुम्बा मैंडोम्बे। और कनाडा में है दोस्तों क्वीन मॉड गल्फ। ये दोस्तों सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट्स है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जो रामसर साइट्स जो आती हैं दोस्तों वो इंडिया के रेस्पेक्ट में आती हैं। तो अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो फरवरी 2020 तक लगभग 37 रामसर साइट हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसमें 27 थी, क्योंकि अब वो बढ़ गई हैं। चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा और केलदेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट सबसे पहली रामसर साइट थी इंडिया की। इसमें चिलिका सबसे पहली थी। मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड दोस्तों क्या होता है, ऐसी वेटलैंड जो बहुत खतरे में होती है, मतलब कोई ऐसी रामसर साइट है बहुत खतरे में है तो उसको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि करंटली 2 वेटलैंड है हमारे इंडिया में जो कि मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में है, जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकताक लेक मणिपुर में। ये 2 वेटलैंड जो हैं ये बहुत ही मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में है। और चिलिका लेक को भी रखा गया था पहले, लेकिन चिलिका लेक को अब हटा दिया गया है। तो इंडिया में हाल ही में 10 मोर वेटलैंड जो है वो जोड़े गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में है नंदुर्ग, ये स्टेट का सबसे पहला वेटलैंड है। पंजाब में दोस्तों केशवपुर मियानी बीस कंजर्वेशन रिजर्व और नंगल, ये पंजाब में है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों नवाबगंज, पर्वती आगरा, समन, समसपुर, संडी और सरसई नवर, ये 3 जो है ये इतने 10 वेटलैंड जो है जोड़े गए हैं हाल में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों जो रामसर साइट्स हैं, जैसे कि इम्पॉर्ट के बाद चिलिका देखिए उड़ीसा में है। ओके फ्रेंड्स, हरिके पंजाब में है, केवलादेव राजस्थान में है, लोकतक मणिपुर में है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रुद्रसागर त्रिपुरा में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वुलर जो है जम्मू कश्मीर में है, वेम्बडन जो है केरला में है। तो इसको आप देख लीजिएगा, तो आप रोज़ रिविज़न करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वही है, वही मैं कहता हूँ बार बार, ओनली मंत्र है। इसको जितना बार आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार इसको पढ़ेंगे, उतना ही आपके दिमाग में वो फिट होगी, क्योंकि बिना रिवीजन आप कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको केवल एक बार देखेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। बार बार देखिए, बार बार आप इसको रिवीजन करिए तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।